कोमल गांव से आई थी। हालांकि कोमल काफ़ी पढ़ी लिखी थी, पर फिर भी वो अपनी जेठानी जैसी नहीं थी, क्योंकि कोमल की जेठानी सपना शहर की लड़की थी, जो कि पढ़ी लिखी होने के साथ साथ मॉडर्न भी थी और नौकरी भी किया करती थी। तो वहीं कोमल घर का काम करती थी। जब शांति की दोनों बहू घर में आई तो सभी को यही लगा कि अब तो शांति की दोनों बहुओं के बीच में बिल्कुल नहीं बनेगी। पर ये क्या, एक गांव की और एक शहर की बहू होने के बावजूद भी कोमल और सपना में बहनों जैसा प्यार था। ऐसे ही एक दिन, अरे दीदी आप आ गई, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना देती हूँ। सच में कोमल, तुम तो मेरे बोलने से पहले ही मेरे दिल की बातें समझ जाती हो। अच्छा, बच्चे ट्यूशन गए हैं या आ गए? अभी तो बच्चे ट्यूशन गए हैं दीदी, पर आप चिंता मत करो, मैं उन्हें ले आऊँगी। कोमल बहू, तुम्हें बच्चों को लाने की ज़रूरत नहीं है, इतना काम तो मैं भी कर सकती हूँ। अब तू घर संभालेगी या फिर बच्चे? और तू अपने बच्चों के साथ अपनी जिठानी के बच्चे भी संभालती है। मुझे तो अपनी दोनों बहुओं के बीच में इतना प्यार देखकर बहुत अच्छा लगता है। भगवान ना करे तुम दोनों के प्यार को कभी किसी की नज़र लगे। माँ जी, जिस प्यार में और अपनेपन में विश्वास होता है ना, वहाँ किसी की नज़र नहीं लगती। शांति अपनी दोनों बहुओं से बात कर रही होती है और कोमल अपनी सास और जेठानी के लिए गर्मा गर्म चाय बनाती है कि तभी उनकी पड़ोसन कमला शांति के घर आती है और दोनों बहुओं के बीच का प्यार देखकर शांति से कहती है, शांति बहन, तुम्हारे तो भाग्य खुल गए इतनी अच्छी बहुएं पाकर। अरे एक गांव की पढ़ी लिखी होने के बाद भी घर और बच्चों को संभालती है, तो वहीं दूसरी बहू मॉडर्न है, जो बाहर काम करने जाती है और अपने खर्चे के साथ अपनी देवरानी का भी खर्चा उठाती है। क्यों कमला, तुझे क्या मेरी बहुओं के बीच का प्यार खटक रहा है? अरे अरे शांति, कैसी बात कर रही है? मैं तो बस मिसाल दे रही हूँ। हमारे पूरे मोहल्ले में ऐसा परिवार नहीं है किसी का। आइए आइए आंटी जी, आकर बैठिए और चाय के मज़े लीजिए। चाय की चुस्कियों में जो मज़े हैं ना, वो बातों में नहीं है। वैसे आंटी जी, आज आप बहुत दिनों बाद घर आई हैं। अरे बहू रानी, मैं तो तुम्हारे परिवार को न्योता देने आई थी। अगले महीने मेरी बेटी की शादी जो है, ये लो शादी का कार्ड। कमला शादी का कार्ड देती है और चाय की चुस्कियाँ लेकर अपने घर चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और समय के साथ इसी तरह से शांति के घर में खुशियाँ बनी रहती है। पर एक दिन कोमल की तबीयत खराब हो जाती है। इस वजह से घर की सारी जिम्मेदारी सपना के ऊपर आ जाती है। दीदी, आप अभी तक ऑफिस नहीं गई, आपको लेट हो रहा होगा। कोमल, तेरी तबीयत खराब है, ऐसे में मैं ऑफिस कैसे जा सकती हूँ? इसलिए मैंने कुछ दिनों के ऑफिस से छुट्टी ही ले ली है। जब तक तेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, घर और बच्चों को मैं संभालूंगी। इस तरह से सपना तब तक घर में छुट्टी करके रहती है जब तक कि कोमल की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। इस तरह सपना के ऊपर ऑफिस, घर और बच्चों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। समय यूं ही गुजरता है। कोमल की तबीयत ठीक हो जाती है और कोमल की तबीयत के ठीक होते ही एक बार फिर सपना ऑफिस जाने लगती है। और इसी बीच शांति की बेटी कसक घर आती है। कसक अपनी भाभियों के बीच में इतना प्यार देखकर चल जाती है और मन ही मन सोचती है, एक मेरी दोनों भाभियाँ देवरानी जेठानी होने के बाद भी एक दूसरे से इतना प्यार करती है, और एक मेरी देवरानी जेठानी है जो हर समय मेरे सर पर बैठी रहती है। जब मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं तो मैं अपनी भाभियों के बीच में इतना प्यार कैसे देख सकती हूँ? आखिर जब तक देवरानी जेठानी लड़े ना, देवरानी जेठानी कैसे लगेगी? इतना बोलकर कसक अपनी दोनों भाभियों के बीच दरार डालने की कोशिश में जुट जाती है और इसकी शुरुआत करती है कोमल से। जब कोमल अपने और अपनी जेठानी के बच्चों को पढ़ा रही होती है, साथ ही साथ घर के काम भी कर रही होती है। भाभी, सच में कभी कभी तो मुझे माँ पर बहुत गुस्सा आता है, अब की ऐसी हालत देखकर। दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्या ठीक है? आप माना कि आप गांव की है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप गंवार या देहाती हैं। अरे आप भी पढ़ी लिखी है। एक बड़ी भाभी को देखो,
शादीशुदा होने के बाद भी उनका फैशन बरकरार है। वो तो खाती है, बैग लेती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। अपने बच्चों पर ध्यान भी नहीं देती, उनके बच्चे भी आप संभालती हैं। अरे अकेले बच्चे और घर संभालना कोई मामूली बात थोड़ी ना है। दीदी, आप बेकार में ही चिंता कर रही हैं। मुझे इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे मैं तो खुद दीदी को कहती हूँ कि वो बाहर जाकर काम करे, घर संभालने के लिए मैं हूँ ना। इतना बोलकर कोमल एक बार फिर घर के कामों में लग जाती है और साथ ही साथ बच्चों पर भी ध्यान देती है। कसक की कोई भी चाल कोमल पर काम नहीं करती, इसलिए जब शाम को सपना घर आती है तो कसक अपनी बड़ी भाभी को भड़काने की कोशिश में लग जाती है। सच में भाभी, आप कितनी मेहनत करती है, पर किसी को आपकी मेहनत नज़र नहीं आती। बस सबको ये नज़र आता है कि आप कितनी मॉडर्न हैं। सब तो बस कोमल भाभी की तरफदारी करते हैं, किसी को आपसे प्यार नहीं भाभी। अरे हर कोई मुझ पर जान छिड़कता है और सबसे ज़्यादा तो कोमल को ही मेरी फिक्र सताती है। ये सब सिर्फ दिखावा है भाभी। सच्चाई तो कुछ और ही है जिससे आप अनजान हैं। आप नहीं जानती। आज ना हद ही कर दी कोमल भाभी ने। इतना भी भला कोई किसी की बुराई करता है क्या? अच्छा, ऐसा क्या कह दिया कोमल ने मेरे बारे में? आप यकीन नहीं करोगी भाभी, क्योंकि मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था जब कोमल भाभी आपकी बुराई कर रही थी। वो कह रही थी घर ना संभालना पड़े, बच्चे ना संभालने पड़े, इसीलिए तो बड़ी भाभी नौकरी करती है और 2 बच्चों की माँ होने के बाद भी खुद को 24 साल की लड़की समझती है। अरे वो तो ये भी कह रही थी कि अगर वो ना होती तो पता नहीं आपके बच्चों का क्या होता। अपनी ननद की बातें सुनकर सपना को उसकी कही बातों पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए वो कसक की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती और अगले दिन हमेशा की तरह अपनी देवरानी से मिलती है, बात करती है। पर उन दोनों का प्यार तो अब भी ऐसे ही बरकरार देखकर कसक सपना से एक बार फिर कहती है, सपना भाभी, कोमल भाभी की सच्चाई पता चलने के बाद भी आप उनके साथ इतने अच्छे से कैसे बर्ताव कर सकती है? ऊपर से आप अभी भी उनका खर्चा उठा रही हैं। आखिर आप अपनी देवरानी का खर्चा कब तक उठाएंगी? दीदी, आपको पता है ऑफिस में बिजी होने के बाद भी मैं और कोमल हमेशा रात को एक साथ बैठकर सीरियल देखते हैं। वो भी घर में बिजी होती है, मैं उसके खर्चे उठाती हूँ, वो मेरे बच्चे संभालती है। मैं बाहर जाकर काम करती हूँ, वो घर में काम करती है। पर फिर भी हम दोनों टाइम देते हैं एक दूसरे को और सारी बात शेयर करते हैं। इसलिए आप अपनी ये आदत छोड़ दो, क्योंकि आपकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। भाभी, आप क्या कहना चाहती हैं? मेरी दाल नहीं गलने वाली से क्या मतलब है आपका? क्या हुआ दीदी, आप दोनों किस बात पर बहस कर रही हैं? होना क्या है कोमल, मैंने तुम्हें बताया था ना, हमारी प्यारी ननद मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही थी। यही काम उन्होंने फिर से शुरू कर दिया। कभी वो मुझे भड़काती है तो कभी तुम्हें। पर ये बात नहीं जानती कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं छिपता। हम दोनों सारी बात एक दूसरे को शेयर करते हैं और इसी वजह से हमें इनके प्लान के बारे में भी पता चल गया कि हमारे बीच में दीदी कैसे फूट डालना चाहती है, क्योंकि खुद की तो कभी अपनी देवरानी जेठानी से इनकी बनी नहीं। दीदी, आप इस घर की बेटी हैं, कुछ दिनों के लिए मेहमान बनकर आई हैं, क्यों इस तरह की हरकत कर रही हैं? अगर ये बात माँ जी को पता चल गई ना तो उनके दिल को कितनी ठेस पहुँचेगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप इस तरह की हरकतें ना करें। सपना और कोमल मिलकर कसक को अच्छा सबक सिखाती है, जिसके बाद कसक का मुंह बन जाता है और वो नाराज होकर अपना सामान लेकर अपने ससुराल वापस चली जाती है। ये कहानी कविता की है, जो हर बात पे अपने देसी नुस्खे देती रहती है, लेकिन जब बात परिवार पर आए तो क्या होता है कविता का एक्शन। देखिए जरा। आजकल जमाना कितना खराब हो गया है, न जाने कौन सी नई नई तरह की बीमारियां चल रही हैं, जिनका कोई इलाज भी नहीं है। ये बात तो एकदम सही बोली आपने भाभी। हमारे ज़माने में किसी को खांसी को 1 हफ्ते से ज़्यादा होती थी ना तो उसको सीधा टीवी बता दिया करते थे, और आजकल न जाने क्या क्या बीमारियां आ गई हैं।
अरे बुआ जी, जिन बीमारियों का कोई इलाज नहीं होता उनका केवल एक ही इलाज होता है, और वो है देसी इलाज। देसी इलाज? ये कौन सा इलाज है? हमने तो इसका नाम कभी क्यों नहीं सुना। बुआ जी, देसी इलाज मतलब घरेलू इलाज, जो हम घर बैठकर घर के सामानों से ही करते हैं। और आपको पता है बुआ जी, ऐसे इलाज ही बहुत फायदेमंद और प्रभावी होते हैं। इस इलाज को एक बार करने के बाद वो बीमारी कभी वापस हो ही नहीं सकती। अच्छा, तब तो मुझे भी एक देसी इलाज बताओ बेटा। वो क्या है ना, मेरे घुटने में बहुत दर्द रहता है, तुम्हारे पास कोई इसका देसी इलाज है क्या? अरे बिल्कुल बुआ जी, क्यों नहीं, मैं आपको बताती हूँ। रोज रात को सरसों के गर्म तेल से घुटने पर मालिश किया कीजिए, दर्द एकदम भाग जाएगा। अरे ऐसा इलाज तो बहुत पुराने समय में किया करते थे बहू। सही कहा मम्मी जी आपने, तभी तो ये बहुत फायदेमंद होता है। तभी तो पहले के लोग बहुत कम बीमार पड़ा करते थे, और इनको ऐसे जोड़ों के दर्द जैसी बीमारियां भी नहीं होती थी, क्योंकि वो यही देसी नुस्खे आजमाते थे। तब तो आज घर जाकर मैं भी इसको एक बार करके देखूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बुआ जी, जरूर करके देखिए। अरे नहीं नहीं दीदी, आप ना एक बार डॉक्टर को दिखा दीजिए। ना, बिल्कुल ना। अरे पहले के जमाने में कौन से डॉक्टर होते थे? जंगल से एक पौधा लिया, पेस्ट बनाया, लेप लगा दिया, हो गया इलाज। बात तो सही बोल रही है बहू। अरे हमारे देश की चिकित्सा पद्धति के आगे तो बड़े से बड़े लोग माथा टेका करते थे। क्यों बहू? बहू को क्या, उसकी बात पर मुहर लगी, सास हो गई नीचे और बहू ऊपर। अब इससे बड़ा खिताब किसी बहू को क्या चाहिए? अगले दिन सास आस पड़ोस की औरतों से बात कर रही थी। क्या बताऊं, गुड़िया के पेट में आजकल इतना दर्द रहता है, कुछ खाती है तो उल्टी हो जाती है। मुझे तो समझ में नहीं आता क्या करूं। डॉक्टर को एक बार दिखाया भी, लेकिन दवाइयों का असर कुछ दिन तक था। जैसे ही दवाइयां बंद करी फिर से शुरू हो गया। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे लगता है तुम्हें किसी बड़े और अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बच्चों के पेट के दर्द को सीरियसली लेना चाहिए। अरे लेकिन पैसे भी उतने ही ज्यादा चाहिए होते हैं ना अच्छे डॉक्टर के लिए। मुझे तो बड़ी चिंता होती है, गुड़िया को कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई होगी ना। अरे आंटी जी, इन डॉक्टर वॉक्टर का चक्कर छोड़ो। ये ना सिर्फ हम जैसे गरीबों को लूटते हैं, ये जानबूझकर ऐसी दवाइयां देते हैं ताकि पेशेंट इनके पास बार बार आते रहे। तो क्या करूं मैं, तुम ही कुछ बताओ। बहुत डर लगता है कहीं गुड़िया की तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए। मेरी माने ना तो आप ये चूरन गुड़िया को पानी में डालकर पिला दीजिए, देखना वो कैसे सही होती है। वैसे भी देसी नुस्खों के सामने ये डॉक्टर कुछ नहीं। वहीं से तो सीखा है इन लोगों ने, हमारे पुराने वैदिक संस्कृति से। क्यों, हर बात का रामबाण इलाज मौजूद है इसमें। बहू, ये चूरन किस चीज का है, और ये गुड़िया के लिए सही भी होगा या नहीं? बच्ची छोटी है, कोई खराब साइड इफेक्ट ना हो जाए। माँ जी, ये कोई ऐसा वैसा चूरन नहीं है, ये बहुत ही असरदार चूरन है। ये चूरन मेरी माँ अपने लिए बनाया करती थी। उन्हें भी ना अक्सर पेट में दर्द रहता था, इसे पीने के बाद उनका पेट दर्द ठीक हो जाता था। सच्ची तुम कितनी अच्छी हो, मेरी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही कविता हर चीज में अपने देसी नुस्खों को बताती रहती थी, और लोग उसके नुस्खों को असरदार समझकर अपनाते भी रहते थे। लेकिन एक दिन कविता का बेटा छत की सीढ़ियों से गिर जाता है। देखिए ना मम्मी जी, इसको कितनी चोट आई है। बेटा, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा हुआ ज्यादा चोट नहीं आई। अब रोना बंद कर दे मुन्ना, कुछ नहीं होगा, मेरा बहादुर बच्चा है ना। माँ जी, ये कैसे ना रोए, देखिए तो कितनी चोट लगी है और खून भी बह रहा है और सर पर कितनी सूजन आ गई है। मुझे लगता है हमें इसे एक बार हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। अरे बहू, इतनी सी बात के लिए हॉस्पिटल ले जाने की क्या जरूरत है? घर पे दवाई और पट्टी पड़ी हुई है, उसे लगा देंगे। और दर्द के लिए इसे मैं हल्दी वाला दूध पिला देती हूँ, चोट जल्दी भर जाएगी। वो क्या है ना, बासी रोटी में हल्दी लगाकर इसकी हड्डी पर बांध दे, सब ठीक हो जाएगा। तब बुआ आ जाती है लंगड़ाते लंगड़ाते। हाय रे बहू, तेरे नुस्खे से कुछ नहीं हुआ, पैर उल्टा और सूज गया। तभी पड़ोसन भी आ जाती है।
अरे वो 2-4 हज़ार रुपये उधार दे दो ना। लग रहा है बेटी को डॉक्टर के पास ले जाने का वक्त आ गया है। वो चूरन खाकर तो उसकी उल्टी रुक ही नहीं रही। अरे मेरा बेटा गिर गया है, उसे चोट लग गई है, और आप लोगों ने ये क्या लगा रखा है? माँ जी, आप ये रोटी हल्दी क्या कर रही है? ये ऐसे देसी नुस्खे ज्यादा समय तक असर नहीं करते, डॉक्टर के पास जाने के बाद ही सही होते हैं। अरे नहीं नहीं, चूरन और तेल से तुम ठीक हो सकते हो, ऐसा बहू को लगता है, तो बासी रोटी और हल्दी से क्यों नहीं? अरे पागल हो गई है क्या? कुछ नहीं होता इससे। बहू बेटे को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। फिर एक रोज, हाय रे, ये क्या हो गया? पूरे शरीर में ये कैसे छोटे छोटे दाने आ रहे हैं? एलोवेरा लगाकर धूप में बैठ जाइए, ये ठीक हो जाएगा। सास वैसा ही करती है, लेकिन उनके शरीर के दाने तो और बढ़ जाते हैं। फिर सास, बेटा मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, ये बहू के देसी नुस्खे तो काम ही नहीं कर रहे। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, शाम को चलते हैं। अरे नहीं नहीं रुकिए तो, एक और देसी नुस्खा है, वो काम नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना। बहू की जिद के सामने किसी की नहीं चलती, और फिर सास का जो हाल होता है वो तो होता ही है, लेकिन सास भी सोच लेती है कि बहू को तो सबक सिखाना ही है। फिर एक रोज, हाय रे, ये क्रीम लगाते ही क्या हो गया मेरे चेहरे पर? इतने बड़े बड़े फोड़े। ये ले बहू, एलोवेरा लगाकर धूप में बैठ जा। पागल दिखती हूँ क्या मैं जो ये सब करूंगी? अरे स्किन का सवाल है, कल को चेहरा खराब हो गया तो माँ को भी तो तुमने यही दिया था। अब तुम्हें तो मैं डॉक्टर के पास नहीं ले जाऊंगा। बहू रोने लगती है। माफ कर दो मुझे, मैं बस उनको ऐसे ही बोलती थी। भला कोई बीमारी डॉक्टर के पास जाए बिना सही हो सकती है क्या? इसका मतलब तुम अभी तक सबसे झूठ बोलती आ रही हो। वो सारी कहानी तुम्हारी अपनी मनगढ़ंत थी। हाँ माँ जी, उनको मेरी मदद चाहिए थी तो मैं बस उनकी मदद करने के लिए कुछ भी बोल देती थी। अब बहुत हो गई बातें, आप हटिए, मुझे डॉक्टर के पास जल्दी से लेकर चलिए, कहीं बढ़ ना जाए। और मैं कान पकड़ती हूँ, आज की बात फिर से ऐसा कभी नहीं करूंगी। दिव्या और मयंक की शादी के बाद से ही उन दोनों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है। दिव्या, मेरी कमाई से पूरा घर नहीं चल सकता, क्या करूं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं भी नौकरी कर लेती हूँ, छोटा भाई और माँ दोनों का ख्याल भी रख लूंगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। अरे लेकिन मेरे कारण तुम परेशानी ना लो, मैं कोशिश करता हूँ खर्चों को कम करने की। सारंग की पढ़ाई रोक देता हूँ और माँ को भी कह देता हूँ कि वो घर से ही कोई काम शुरू कर दे, तुम माँ की मदद कर देना। अरे रिलैक्स, इतना क्यों परेशान हो रहे हो? सारंग की पढ़ाई के बाद वैसे भी उसकी नौकरी लगेगी और वो काम करेगा तो पैसा तो आएगा ही ना। मयंक मान जाता है और दिव्या नौकरी करने लगती है। एक रात, सासू माँ, मैं सोच रही थी एक खाना बनाने वाली रख लूं, वो क्या है ना, सारा दिन ऑफिस और घर के चक्कर में थक जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, फालतू का खर्चा है, खाना बनाने में वक्त ही कितना लगता है, मिलकर बना लेंगे। जी माँ जी, वो भी ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दिव्या ही सारा खाना बनाती, सास तो बस नाम का कभी दाल छोंकती थी तो कभी लहसुन छील देने जितना ही काम करती। कुछ महीनों बाद, दिव्या, मन कर रहा है कि कहीं आसपास घूमने चलते हैं, कितने साल हो गए। हाँ मयंक, मैंने एक पैकेज भी देखा है, 5,000 में आना जाना रहना खाना सब हो जाएगा, और पहाड़ों का मजा लेंगी वो अलग से। ठीक है, चलो फाइनल ही कर देते हैं, शनिवार को सुबह निकल चलेंगे और संडे रात तक वापस, मंडे से ऑफिस। क्यों? हाँ, अच्छा आइडिया है, तुम माँ से भी बात करके पूछ लो ना कि जाए कि ना जाए। अरे कैसे बात कर रही हो, माँ को क्या प्रॉब्लम होगी? बात कर लूंगा मैं सुबह, तुम बस पैकिंग करना शुरू कर दो। अगली सुबह सास बहू के कमरे में आती है। अरे ये बैग क्यों पैक है? माँ जी, इन्होंने बताया नहीं, हम लोग बाहर जा रहे हैं घूमने। अरे कैसी बात कर रही हो, घर पर एक एक पैसों को रोना है और तुम लोग हो के मटर गश्ती करने निकले हो। अरे नहीं नहीं, पहले वो सारंग को 5,000 दे दो, फिर कहीं भी जाना। हाँ भाभी, वो ट्रिप में जाना है ना मुझे, तो पैसे की ज़रूरत है। लेकिन वो हम लोगों ने सोचा कि, तभी मयंक आ जाता है। हाँ हाँ, हम लोग फिर चले जाएंगे, वो क्या है ना, सारंग का आखिरी साल है, फिर कहाँ वो दोस्तों के साथ निकल पाएगा।
हम लोग ही फिर चलेंगे घूमने, ठीक है? सारंग, ये ले 5,000। दिव्या को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर मयंक उसे अकेले में समझाता है। देखो दिव्या, बस कुछ महीनों की बात है, वो कमाने लगेगा तो हम लोगों को सहारा मिल जाएगा। अरे फिर चलेंगे ना हर महीने घूमने। दिव्या मान जाती है, करती भी क्या, कोई चारा ही नहीं था। थी तो बस उम्मीद कि बस जल्दी से देवर सेटल हो जाए और वो भी अपनी जिंदगी जिए। फिर एक रोज, भैया मेरी नौकरी लग गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कब से ज्वाइनिंग है? कल से भैया। भाभी अब आप घर देखिए, मैं और भैया काम करेंगे। दिव्या चैन की सांस लेती है। उसे लगता है कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ, अब वो जीवन जिएगी। लेकिन अगले ही रोज, अरे सारंग की नौकरी लग गई है तो क्यों ना उसकी शादी भी कर दी जाए। रुकिए माँ जी, अभी तो नौकरी लगे 2 दिन भी नहीं हुए, थोड़ा सेटल तो हो जाने दीजिए देवर जी को। अरे हो जाएगा सेटल, और बच्चा मेरा है, तू ना ज्यादा अम्मा ना बनाकर। वाह माँ जी, अब वो बच्चा हो गया आपका तो जिम्मेदारी भी निभाती ना। उसकी पढ़ाई के लिए मैंने काम किया है, आप तो घर में मजे लूट रही थी। अब दोनों सास बहू की तू मैं शुरू हो जाती है। तभी वहां पर सारंग और मयंक आ जाते हैं। क्या बात है दिव्या, क्यों लड़ रही हो माँ से? देखिए ना क्या क्या बोली जा रही है। मैंने बस ये कहा कि कुछ दिन रुक जाइए सारंग की शादी के लिए। अरे अभी तो नौकरी शुरू की है, तो भला बुरा बोलने लगी मुझे। अब क्या गलत बोल दिया मैंने? भाभी माँ ने मेरी ही बात को रखा था। मैं रेखा से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। जल्दी इसलिए है क्योंकि उसके पिता ने उसकी शादी तय कर दी है। नौकरी भी मैंने इसीलिए की है कि मैं शादी कर सकूं। अब क्या था, मयंक और दिव्या देखते ही रह जाते हैं कि उन लोगों ने क्या सोचा था और अब ये क्या हो रहा है। बड़े भाई भाभी थे तो सारंग के होने वाले ससुराल भी जाना पड़ता है। देख अब मैं क्या बोलूं, जब लड़का लड़की राजी तो हम क्या कर सकते हैं। अरे कर देंगे शादी भाई बेटी की खुशी के लिए, लेकिन हाँ क्योंकि ये लव मैरिज होगी, हम लोगों से किसी भी चीज की उम्मीद ना करिएगा। नहीं, हमारी कोई डिमांड नहीं है, ठीक है? घर आकर दिव्या मयंक से कहती है, अरे कैसे करेंगे शादी, पैसा रुपया तो रखे नहीं हो। अरे उधार लूंगा या कर्जा, लेकिन शादी तो करनी है ना। कैसी बात कर रहे हो जी, फिर कर्जा, फिर नौकरी, फिर सारा दिन काम, प्लीज। अरे क्या करूं मैं, फिर पापा के बाद छोटे भाई की जिम्मेदारी मेरी ही तो है। और जो बच्चे और बीवी है उनका भविष्य। मयंक क्या कहता, सवाल गलत भी तो नहीं था दिव्या का। बेटा ये लिस्ट बना दी है शादी के सामान की, देख लेना आराम से, और कोई कमी हो तो जोड़ लेना। हाँ कमी तो सिर्फ पैसे की है माँ जी, कुछ तो पैसे जोड़े होंगे ना अपने बेटे के लिए। हाँ फिर शुरू हो गई तेरी बीवी, इसे बोल अपने मायके चली जाए। अब जरूरत ही क्या है इसकी, घर का काम करने के लिए दूसरी आ तो रही है, संभाल लेगी वो सब कुछ। अरे बस कर माँ, तू तो बड़ी है, कैसी बातें करती है। सारंग की शादी भी हो जाती है और शादी के बाद माँ हम दोनों घूमने जा रहे हैं, 3-4 दिन में वापस आ जाएंगे। हाँ हाँ बेटा, नई नई शादी हुई है, जाओ घूमो फिरो ऐश करो। दिव्या सास की बात सुन रही होती है लेकिन कुछ नहीं कहती। कुछ दिनों बाद, अरे छोटी बहू कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? माँ जी मैं काम पर जा रही हूँ। वो क्या है ना, हम दोनों ने सोचा है कि दोनों मेहनत करेंगे। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। मैं भी सोच रही थी कि इस मोहल्ले से कब निकलूंगी, मन नहीं लगता अब मेरा यहाँ। दिव्या को देवरानी की बात अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। ये टिफिन ले जाओ, दिन में भूख लगेगी। देवरानी दिव्या से टिफिन लेकर चली जाती है। देखा, इसे कहते हैं संस्कार। अरे कितनी समझदार लड़की है, तेरी तरह नहीं कि घर पर बैठकर बस फ्री की रोटियां तोड़े। दिव्या की आंख भर आती है। वो रात को पति को सारी बात बताती है। देखो दिव्या, हम लोग बड़े हैं, उन लोगों के लिए हमने जो किया वो हमारा फर्ज था। वैसे भी जो कर्जे हैं वो उतर जाए, फिर सोचेंगे आगे की जिंदगी।
कुछ महीनों ऐसा ही चलता रहा। तीनों काम पर जाते और दिव्या घर का सारा काम करती। लेकिन फिर एक दिन, भैया भाभी, हम लोग आए क्या अंदर? मयंक और दिव्या अपने कमरे के अंदर बैठे थे। हाँ हाँ भाई, तुझे अंदर आने के लिए पूछना कब से पड़ गया? भैया, आप लोगों ने हम लोगों के लिए कितना किया, वैसे तो आप लोगों का एहसान हम लोग कभी नहीं उतार पाएंगे। अरे कैसी बात कर रही हो, ये तो हम लोगों का फर्ज है। भाभी, तो मेरा भी तो फर्ज है ना कि मैं आप लोगों को तनाव से मुक्त रखूं। भैया, ये पैसे जो आपने मेरी शादी और पढ़ाई के लिए कर्जा लिया था ना, हमने सोचा था कि हम दोनों मेहनत करके आपका ये भार कम करने की कोशिश करेंगे। मयंक भाई के गले लग जाता है और दिव्या की आंखों में आंसू भर आते हैं।